हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग गुप्ता एंड गुप्ता स्टील स्ट्रक्चर सॉल्यूशन में हम 79 क्वेश्चन तक देख लिए थे, मतलब पार्ट 4 में, मतलब चैप्टर 4 में 79 क्वेश्चन तक देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? द ब्रेसिंग बिटवीन टू कॉलम ऑफ ए स्टील टैंक विल बी डिजाइन टू रजिस्ट। इसमें ये पूछ रहा है ये कि ब्रेसिंग बिटवीन टू कॉलम, हॉरिजेंटल ब्रेसिंग और लेटरल ब्रेसिंग, दो तरीके की ब्रेसिंग होती है। इसमें लेटरल लोड लगते हैं उस टाइम पे, जैसे पोर्टल फ्रेम होते हैं उसी हिसाब से पोर्टल फ्रेम के बीच में जो ब्रेसिंग होती है वो हॉरिजेंटल ब्रेसिंग होती है और एक लेटरल ब्रेसिंग होती है, उनमें लेटरल लोड अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये इसने पूछा है कि दो कॉलमों के बीच में जो ब्रेसिंग होती है वो स्टील टैंक के अंदर वो क्या क्या रजिस्ट करती है। तो सीधी सी बात है, एक तो विंड लोड को रजिस्ट करेगी, हॉरिजेंटल ब्रेसिंग होती है एक तो विंड लोड को रजिस्ट करेगी, ठीक है, और एक विंड लोड को रजिस्ट करेगी क्योंकि विंड लगेगा उस पर, और कॉलम लोड होगा, दोनों लोड होंगे, इनके लिए डिजाइन की जाती है ये। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ओरिजेंटल शेयर ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक ओनली, नहीं। दूसरा होगा अर्थ ओरिजेंटल शेयर ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक प्लस में 2.5% ऑफ कॉलम लोड। पहला भी सही हो सकता था, लेकिन इसमें कॉलम लोड 2.5% ऑफ कॉलम लोड को के लिए डिजाइन की जाती है। डिजाइन ऑफ रजिस्ट के लिए भी इसी काम में डिजाइन किया जाता है। इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा आपका, कि यदि ब्रेसिंग दो कॉलम के बीच में ब्रेसिंग होती है, स्टील टैंक के अंदर दो कॉलम के बीच में जो ब्रेसिंग होती है वो क्यों डिजाइन टू रजिस्ट क्या के लिए, तो वो होगा एक तो विंड लोड के लिए और अर्थक्वेक, विंड और अर्थक्वेक के लिए, और दूसरा प्लस में 2.5% ऑफ द कॉलम लोड के लिए। ओके। द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट इन ए स्टील स्टैक, स्टील टैंक और स्टील स्टैक अलग अलग होते हैं। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, कहीं आप स्टील टैंक की जगह डायरेक्ट लगा दो। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट इन स्टील स्टैक शुड बी 6 mm। मिनिमम कितनी होगी? 6 mm की होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम पिच ऑफ रिविट यूज इन स्टील स्टैक। मैक्सिमम पिच ऑफ रिविट इन यूज इन स्टील स्टैक, स्टील स्टैक के अंदर मैक्सिमम पिच कितनी होनी चाहिए? तो होगी आपकी 10T होगी। ओके, आपने स्टील टैंक में पढ़ी होगी मिनिमम पिच 3D पढ़ा था। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए आप, मिनिमम पिच इन रिविटेड स्टील टैंक के अंदर 3D थी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम पिच ऑफ रिविटेड यूज इन स्टील स्टैक, मैक्सिमम पिच ऑफ रिविट स्टील स्टैक के अंदर होगी 10T होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है। 83 है, द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ ए कॉनिकल फ्लेयर ऑफ ए स्टील स्टैक, डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ ए कॉनिकल फ्लेयर, डायमीटर ऑफ बेस कॉनिकल फ्लेयर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कॉनिकल फ्लेयर, ये कॉनिकल फ्लेयर है, इसका डायमीटर कितना है बेस का? इसकी डी होगा, और ये कौन होगा आपका? इसका अपर डायमीटर को तो डी होगा। तो बेस का जो कॉनिकल डायमीटर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा? डी होगा। बेस डाया डी है तो डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्मॉल डी। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं अपन? यहाँ पे कह सकते हैं कि इज बेस ऑफ कॉनिकल फ्लेयर ऑफ स्टील स्टैक, स्टील स्टैक का बेस ऑफ कॉनिकल फ्लेयर कितना होगा? मोर देन डी, मतलब हमेशा डी से ज़्यादा होगा बेस ऑफ कॉनिकल फ्लेयर स्टील स्टैक का। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? मोर देन डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हडसन फॉर्मूला। हडसन फॉर्मूला गिव द डेड वेट ऑफ ए ट्रस ब्रिज एज ए फंक्शन ऑफ। तो हडसन फॉर्मूला ने आपने इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है हडसन फॉर्मूला गिव्स ए डेड वेट ऑफ ए ट्रस ब्रिज। सीधी सी बात है, हडसन फॉर्मूला यूज़ किया जाता है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। और जो डेड एरिया है वो कौन से डेड एरिया कहाँ का लिया जाता है ये पूछ रहा है इसमें, कि बॉटम एरिया का लिया जाता है, कॉर्ड टॉप एरिया का लिया जाता है, स्पान पूरी टोटल स्पान ऑफ द ब्रिज का लिया जाता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखिए, जो हडसन फॉर्मूला है, जो हडसन फॉर्मूला होता है गिव्स डेड वेट ऑफ ट्रस ब्रिज, ट्रस ब्रिज का डेड वेट देता है। ठीक है, इन बॉटम कोड एरिया, डेड वेट कहाँ होगा? बॉटम कोड एरिया पे डेड वेट मिलेगा। इसका आंसर तो ये होगा इन बॉटम कोड एरिया। लेकिन वो डेड वेट होता है वो कितना होता है? जो वेट तो होता है वो होता है डब्ल्यू बराबर 0.75 इंटू ए होता है। डब्ल्यू होता है जो वेट ऑफ टू ट्रस एंड ब्रेसिंग, दो ट्रस और ब्रेसिंग के बीच का जो वेट होता है वो डब्ल्यू होता है। और ए क्या होगा? नेट एरिया ऑफ लार्जेस्ट कोड ट्रस इन mm² होता है वो। ठीक है, ए यहाँ पे होगा नेट एरिया ऑफ लार्जेस्ट कोड ट्रस होता है mm² में। तो हडसन फॉर्मूला देता है, जो डेड वेट देता है ट्रस ब्रिज के अंदर वो बॉटम कोड एरिया का देता है। डेड वेट जो देता है उसका फॉर्मूला जो होगा वो डब्ल्यू बराबर 0.75 ए। डब्ल्यू यहाँ पे क्या है? वेट ऑफ टू ट्रस एंड बियरिंग, और ए होता है आपका नेट एरिया ऑफ लार्जेस्ट कोड ट्रस इन mm² होता है। तो आपको पता लगा हडसन फॉर्मूला क्या देता है? बॉटम कोड एरिया देता है, वो डेड वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 85 नंबर का क्वेश्चन है, इफ द लोडेड लेंथ ऑफ स्पान इन ए मीटर ऑफ ए रेलवे स्टील ब्रिज कैरिंग ए सिंगल ट्रैक इज 6 मीटर, देन इम्पैक्ट फैक्टर इज टेकन एज। इम्पैक्ट फैक्टर पूछा है ब्रिज के अंदर इन्होंने। क्वेश्चन है, इफ द लोडेड लेंथ ऑफ स्पान इन ए मीटर ऑफ ए रेलवे स्टील ब्रिज कैरिंग ए सिंगल ट्रैक इज 6 मीटर, देन द इम्पैक्ट फैक्टर। तो इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला होता है, लेंथ आपको सवाल में कितनी हुई है? 6 मीटर दी हुई है। तो देखिए इम्पैक्ट फैक्टर का फॉर्मूला है 0.15 प्लस में 8/6 प्लस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 होता है।
तो क्वेश्चन में आपको जो एल गिवन है वो कितनी गिवन है आपको 6 मीटर है। और इम्पैक्ट फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एल की वैल्यू पुट कर देंगे 6, 0.15 प्लस में 8, 6 + 6 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी होगी 0.815। तो इसकी वैल्यू किस किस के बीच में रहेगी, 0.5 और 1 के बीच में होगी। तो आंसर सी इज करेक्ट होगा। तो इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू सवाल में आप कैसे निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले के अंदर से आप इम्पैक्ट फैक्टर निकाल सकते हो। यदि कभी पूछा भी जाए कि इम्पैक्ट फैक्टर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो इम्पैक्ट फैक्टर कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। इफ द फ्लोर इज सपोर्टेड एट और नियर द बॉटम ऑफ बट टॉप कॉर्ड ऑफ ए ब्रिज आर नॉट ब्रेस्ड। समझ आ रही, इफ द फ्लोर इज सपोर्टेड एट और नियर द बॉटम, फ्लोर सपोर्टेड एट और नियर द बॉटम बट टॉप कॉर्ड ऑफ ए ब्रिज आर नॉट ब्रेस्ड। टॉप कॉर्ड ब्रेस्ड नहीं है, लेकिन बॉटम जो फ्लोर है वो आपका फ्लोर सपोर्टेड है। तो इस टाइप की ब्रिज को क्या कहते हैं, उस टाइप कहते हैं हाफ थ्रू टाइप, मतलब कि एक तरफ से तो सपोर्टेड है, दूसरी तरफ से सपोर्टेड नहीं है। तो ऐसे टाइप के ब्रिज होंगे हाफ थ्रू टाइप के ब्रिज होते हैं। ध्यान रखना, एक तरफ से ब्रेस्ड है, दूसरी तरफ से ब्रेस्ड नहीं है, तो वो कैसे आधे ब्रेस्ड है, मतलब कि आधे सपोर्टेड है, तो हाफ थ्रू टाइप के वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू कर्वेचर ऑफ ट्रैक इज अज्यूम टू एक्ट ऑन ए ब्रिज एट ए हाइट ऑफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप जानते हो, जब कर्वेचर पे जब आपका व्हीकल मूव करता है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ रेलवे ट्रैक हो चाहे या आपका हाईवे ट्रैक हो, उस पर जब सेंट्रीफ्यूगल पर एक्ट करता है। तो इसमें रेलवे ट्रैक के लिए पूछा है, तो ब्रिज एट हाइट ऑफ कितना अज्यूम करके चलते हैं, कितने हाइट पे, तो वो लेके चलते हैं अपन 1.83 मीटर अबव द रेल लेवल। ठीक है, कितना चलते हैं, ब्रिज एट ए हाइट ऑफ 1.3 मीटर अबव द रेल लेवल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ रैकिंग फोर्स इज कंसिडर इन द डिजाइन ऑफ। रैकिंग फोर्स की बात कर रहा है, रैकिंग फोर्स की बात करता है। रैकिंग फोर्स इज द लेटरल मूवमेंट। रैकिंग फोर्स कब होता है, लेटरल मूवमेंट को शो करता है। तो अभी से याद रखना है, जब रैकिंग फोर्स की बात करें रेल इसमें, तो रेल सेक्शन डिजाइन में, तो आपको ध्यान रखना है लेटरल मूवमेंट की बात करेगा। तो इफेक्ट ऑफ रैकिंग फोर्स इज कंसिडर इन द डिजाइन ऑफ लेटरल ब्रेसेस, मतलब लेटरल मूवमेंट देता है रैकिंग फोर्स, तो इसलिए लेटरल ब्रेसेस के डिजाइन के लिए काम में आता है। ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन द सेकेंडरी स्ट्रेसेस आर टेकन इनटू द अकाउंट along with primary stresses then the allowable stresses increase by। तो allowable stress कितना बढ़ा देंगे, सेकेंडरी स्ट्रेस आर टेकन इनटू अकाउंट along with primary stress। तो आपकी जो allowable स्ट्रेस होगी वो होगी 16 से ही 2/3% होती है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा था, आपको याद रखना है सेकेंडरी स्ट्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्टल ब्रेसिंग इन ए ट्रस ब्रिज इज यूज। पोर्टल ब्रेसिंग कैसी होती है, पोर्टल ब्रेसिंग आपने पोर्टल फ्रेम देखे होंगे। पोर्टल फ्रेम जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे ये पोर्टल ब्रेसिंग होती है, तो पोर्टल ब्रेसिंग में ये ट्रस सिस्टम है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रस होता है, जो कंस्ट्रक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रट एंड टाइज का होता है। तो ये आपकी लेटरल लोड इस पर लगे हुए हैं, ये आपके लेटरल ब्रेसिंग है। ठीक है, यहाँ से फिक्स सपोर्ट है, नीचे से हुआ है फिक्स हुआ पड़ा है। तो इसमें ये सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि जो पोर्टल ब्रेसिंग के अंदर जो लोड होता है, ट्रांसफर लोड होता है, वो फ्रॉम टॉप ऑफ द एंड पोस्ट से बियरिंग होता है। जो ट्रांसफर लोड होता है फ्रॉम टॉप ऑफ एंड पोस्ट टू बियरिंग, टॉप ऑफ एंड पोस्ट टू बियरिंग होता है। ठीक है, और ये जो पोर्टल ब्रेसिंग होती है वो ब्रिज बिल्डिंग होती है, जो कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रट और टाइज का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो लोड ट्रांसफर होता है टॉप ऑफ एंड पोस्ट से बियरिंग में होता है। एक होती है स्वे ब्रेसिंग होती है, तो स्वे ब्रेसिंग में भी आपको याद रखना है, स्वे ब्रेसिंग पोर्टल ब्रेसिंग होती है, एक स्वे ब्रेसिंग होती है। स्वे ब्रेसिंग के अंदर 50% ऑफ द टॉप पैनल विंड लोड टू बॉटम ब्रेसिंग होता है, मतलब 50% ऑफ द टॉप पैनल विंड लोड टू बॉटम ब्रेसिंग आपको मतलब ट्रांसफर होता है, ये याद रखना है। तो दोनों को पता लग गया। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में द पोर्टल ब्रेसिंग इन ए ट्रस ब्रिज इज यूज टू ट्रांसफर लोड फ्रॉम टॉप ऑफ एंड पोस्ट टू बियरिंग, मतलब टॉप ऑफ एंड पोस्ट से बियरिंग के अंदर लोड ट्रांसफर करते हैं पोर्टल ब्रेसिंग के अंदर। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। और उसके बाद स्वे ब्रेसिंग का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्वे ब्रेसिंग इज डिजाइन फॉर टू ट्रांसफर। मैंने अभी पीछे बताया था स्वे ब्रेसिंग का 50% लोड विंड लोड ब्रेसिंग नीचे ट्रांसफर किया जाता है, तो 50% ऑफ टॉप पैनल विंड लोड टू बॉटम ब्रेसिंग आपको ट्रांसफर किया जाता है, और ये सब जो है गलत होंगे। ओके, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 92 नंबर देखिए। टॉप लेटरल ब्रेसिंग प्रिवेंट द साइडवे बकलिंग ऑफ द कॉर्ड। टॉप लेटरल ब्रेसिंग, जो लेटर मतलब कि परपेंडिकुलर ब्रेसिंग होती है, वो साइड स्वे को रोकती है। सीधी बात है, जैसे लेटर लोड उन पे लगेगा लेटर ब्रेसिंग में, तो साइड स्वे को रोकेंगे ना। लेटर ब्रेसिंग जो लगी होती है वो ब्रिज के साइड स्वे को रोकती है, साइड में स्वे नहीं करने देती है। जैसे कि ये जो लेटर लोड लगता है तब जाके ये लेटरल ब्रेसिंग होती है, ये साइड स्वे को रोकती है। जैसे ऐसे बकल करती है ना, यहाँ पे ऐसे करेंगे, वो उनको होने नहीं देती है साइड स्वे, तो ये आपका सही होगा। दूसरा है स्वे ब्रेसिंग कीप्स द रेक्टेंगुलर शेप ऑफ द ब्रिज क्रॉस सेक्शन। स्वे ब्रेसिंग कीप द रेक्टेंगुलर शेप ऑफ द ब्रिज क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल सही है।
और स्वे ब्रेसिंग ट्रांसफर द लोड फ्रॉम टॉप ऑफ एंड पोस्ट, नहीं, स्वे ब्रेसिंग ट्रांसफर लोड 50% ऑफ विंड लोड टू द बियरिंग होता है। तो ये तो यदि यहाँ लिखा होता पोर्टर ब्रेसिंग तो ये सही होता, लेकिन स्वे ब्रेसिंग में 50% ही लोड ट्रांसफर होता है, इसमें कंप्लीट लोड ट्रांसफर नहीं होता है, तो ये वाला गलत होगा। तो ओनली 92 में 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, तो बोथ 1 and 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, द ब्रेसिंग प्रोवाइडेड इन द पैनल ऑफ एंड पोस्ट, द ब्रेसिंग प्रोवाइडेड इन द पैनल ऑफ एंड पोस्ट इज कॉल्ड। पैनल ऑफ एंड पोस्ट पे जो ब्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं वो कौन सी होती है? पोर्टर ब्रेसिंग होती है, क्योंकि वो ट्रांसफर लोड करती है टॉप ऑफ एंड पैनल टू पोस्ट ऑफ द बियरिंग होती है। तो ब्रेसिंग प्रोवाइडेड द पैनल ऑफ एंड पॉइंट विच इज कॉल्ड और पोर्टर ब्रेसिंग होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। 94 नंबर क्वेश्चन में है कि द पोर्टर ब्रेसिंग इज डिजाइन फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये एसएससी में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो पोर्टर ब्रेसिंग में जो लोड ट्रांसफर होता है वो टॉप ऑफ पैनल टू ब्रेसिंग होता है, और इसके अंदर जो लोड ट्रांसफर होता है वो किसके लिए डिजाइन की जाती है? तो पोर्टर ब्रेसिंग डिजाइन की जाती है। यहाँ पे देखिए आप, जो पोर्टर ब्रेसिंग है, पोर्टर ब्रेसिंग डिजाइन फॉर विंड फोर्स, विंड के लिए डिजाइन की जाती है पोर्टर ब्रेसिंग, क्योंकि उधर से विंड लोड लगते हैं, साइड स्वे को रोकती है ये। प्लस में 1.25% ऑफ द कंप्रेशन फोर्स इन टू एंड पोस्ट होता है, ये याद रखना है। पोर्टर ब्रेसिंग डिजाइन फॉर विंड फोर प्लस में 1/4% ऑफ, मतलब 1.25% ऑफ द कंप्रेशन फोर इन टू एंड पोस्ट होता है। तो यहाँ देख लीजिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 94 में होगा। पोर्टर ब्रेसिंग डिजाइन फॉर विंड फोर्स ओनली, गलत है ये। दूसरा है विंड फोर्स प्लस 1.25% ऑफ द कंप्रेशन फोर्स इन टू एंड पोस्ट, बिल्कुल सही है ये। तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। आपका 96 देखिए, द पिन ऑफ रोकर बियरिंग इन ए ब्रिज इज डिजाइन फॉर, पिन ऑफ रोकर बियरिंग, रोकर्स बियरिंग के अंदर जो पिन जनरेट होती है, पिन होता है, वहाँ पे कौन कौन से किस किस लिए डिजाइन की जाती है? तो सीधी सी बात है, बेंडिंग के लिए, शियर फोर्स के लिए, बियरिंग, तीनों के लिए पिन नहीं डिजाइन की जाती है, क्योंकि सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं, तो उसके लिए ये को जो पिन होती है रोकर बियरिंग की वो तीनों के लिए डिजाइन की जाती है। तो बेंडिंग, बियरिंग, शियर और बेंडिंग तीनों के लिए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, पूछा जाता है, याद रखें आप। ए सॉलिड टिम्बर कॉलम इज कंसिडर एज ए लॉन्ग कॉलम, सॉलिड टिम्बर कॉलम है, एज ए सॉलिड टिम्बर कॉलम इज कंसिडर एज ए लॉन्ग कॉलम, एंड द सिलेंडरनेस रेशियो इज, सिलेंडरनेस रेशियो कितना होता है? सिलेंडर रेशियो ऑफ, देखिए यहाँ पे, द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए सॉलिड टिम्बर कॉलम इज LE/D रेशियो शुड नॉट एक्सीड 50, मतलब कि 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर सर्विस लोड के क्राइटेरिया में। और यदि LE/D रेशियो, सिलेंडरनेस रेशियो शुड नॉट बी ग्रेटर देन फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए। तो ये सर्विस लोड की बात कर रहा है ये, तो सर्विस लोड में कितना होता है? 50। तो यहाँ पे 50 वाला ऑप्शन देख लीजिए। सॉलिड टिम्बर कॉलम कंसिडर इज, ये वाला 50 वाला कंसिडर किया गया है। तो इसने एक ऑप्शन दिया है बिटवीन 0.702 एंड 50, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। 50 होता है, मतलब कि सॉलिड टिम्बर कॉलम सेक्शन के लिए सिलेंडरनेस रेशियो LE/D का रेशियो होता है 50, मतलब कि फॉर सर्विस लोड के लिए, और शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए ये वाला लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे, फॉर सर्विस लोड और फॉर कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है, द लीस्ट डायमेंशन इन केस ऑफ सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर D इज टेकन है। लीस्ट डायमेंशन ऑफ केस ऑफ सर्कुलर कॉलम के लिए होता है 0.88D होता है, 0.88D होगा। इसी प्रकार इन केस ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर द फॉर्म फैक्टर ऑफ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन इज, आप टिम्बर स्ट्रक्चर के लिए फॉर्म फैक्टर कितना लेंगे सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए? वो होता है 1.18, ये आपको याद रखना है। ये निकलता भी है, पर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद कर लीजिए, निकालने का कितना कोई वो नहीं है। 99 देखिए, इन केस ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर द सिंपल बेंडिंग फार्मूला, सिंपल बेंडिंग फार्मूला आपने पढ़ाई है। सिंपल बेंडिंग इक्वेशन M/I σ/y E/R होता है। तो वहाँ से आपको ये M/I और σ/y से आप ये निकाल सकते हो, M बराबर FZ, मतलब सिग्मा जेड में भी अप्लाइड किस पर? ये जब सेक्शन आपका क्या होगा, 250/300 का जो रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है, अप टू डेप्थ 300 mm होती है रेक्टेंगुलर सेक्शन की, तब जाके ये डिजाइन, तब जाके ये अप्लाइड किया जा सकता है। जब रेक्टेंगुलर बीम अप टू 300 mm डेप्थ एंड 250, आगे लिख सकते हैं इसमें 250 विड्थ। ओके, रेक्टेंगुलर बीम जब होगी 300 mm डेप्थ होती है, 250 B/D 250/300 का होगा, तो आपको इस टाइम पे ये टिम्बर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में ये M बराबर सिग्मा जेड आपका एप्लीकेबल होगा। ओके, ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे जो डेप्थ दी हुई है, लेकिन आपको B भी पता लगना, तो 250 × 300 का सेक्शन होता है, जिसमें टिम्बर केस में ये फॉर्मूला आपका वैलिड होगा। जो बेंडिंग इक्वेशन होती है M/I σ/y E/R, वहाँ से आप M निकाल रखा सिग्मा × Z। ओके, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। द इलास्टिक स्ट्रेन फॉर स्टील इज अबाउट, इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ स्टील इज अबाउट, इसने कहा इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ स्टील 1/12 स्ट्रेन एट द इनिशिएशन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग, ये तो आपका सही है, 1/12 स्ट्रेन ऑफ इनिशिएशन एंड अबाउट 1/20 ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन, नहीं मैक्सिमम स्ट्रेन इतना नहीं होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन उसका 10 गुना होगा, जो नहीं 120 है ना, नहीं इसका कम से कम ज़्यादा होगा। और 1/2 ऑफ स्ट्रेन ऑफ इनिशियल स्ट्रेन ऑफ हार्डनिंग, ये सही है, एंड अबाउट 1/12 ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन, ये भी गलत है।
1/12 ऑफ स्ट्रेन एट इनिशिएशन ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग, 1/12 ऑफ स्ट्रेन सही है, एंड 1/200 ऑफ मैक्सिमम सही है। ये मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा आपको 1/200 ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन, तो सी इज द करेक्ट आंसर। उसी प्रकार ये देखिए 1/12 24, ये 2 गुना हो, इसका आधा हो गया ये, तो ये नहीं होगा, इनिशियल स्ट्रेन इसका आधा नहीं, तो 1/24 ऑफ स्ट्रेन इज इनिशिएशन स्ट्रेन ऑफ हार्डनिंग एंड अबाउट 1200 ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन, नहीं ये भी गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर सी आपको याद रखना है, इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ स्टील होगा 1/12 ऑफ इनिशियल स्ट्रेन ऑफ हार्डनिंग एंड 1/200 इज द मैक्सिमम स्ट्रेन। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने कर लिए थे। नेक्स्ट वीडियो में मतलब कि नेक्स्ट वीडियो मतलब चैप्टर 6 जो आएगा, ये चैप्टर 5 के क्वेश्चन थे जो हमने किए हैं, जब क्वेश्चन नंबर 80 से 100 के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 लेके आएंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।